वेलकम टू स्टूडेंट पांडा। आई एम अनुपमा पंडा और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनल जहाँ पे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, और हमने फाइनली पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब फूड यहाँ पे स्टमक में आता है तो वहाँ पे किस तरीके से वो फूड का वहाँ पे डिफरेंट चेंजेस होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी फूड स्टमक में रहता है अबाउट फॉर 3 to 4 आवर और वहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेशन हो पाता है, बट आफ्टर दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक कभी भी हमारे बॉडी में 100% ऑफ फूड वहाँ पे और डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे फूड और फर्दर डाइजेशन नहीं हो पाता है स्टमक में, अभी वो फूड स्टमक के बाद फाइनली कहाँ पे एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि हम डायग्राम में हम देखेंगे कि कभी भी जब यहाँ पे फूड स्टमक में अगर कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हो पाएगा, देन फ्रॉम द स्टमक इट नाउ द फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर अब पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारा जैसे कि स्टमक एरिया होता है, देन स्टमक से वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे हमारे वहाँ पे मूव कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल डॉग लाइक स्ट्रक्चर। अभी हम आगे देखेंगे कि अभी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या और वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो फॉर द डाइजेशन में यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम कि पहले क्वेश्चन अगर आएगा कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों बोला जाता है, कि या फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर इसकी वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया। अगर आपका नाम के हिसाब से देखेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर वो छोटे साइज का होगा तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बता सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। बस नाम उसका स्मॉल है, बट एक्चुअली अगर देखा जाएगा पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल में सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट हमेशा कौन सा होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। अभी हम देखेंगे लिखा गया है इट इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। मतलब यहाँ पे जो हमारा बेली वाला पार्ट है स्टमक, और स्टमक के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच में एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे मेनी डिफरेंट फोल्डिंग्स होके यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस। दैट मीन्स स्टमक के नीचे वाले पार्ट में हमारा बहुत छोटा सा एरिया होगा, वो छोटे से एरिया के अंदर ये हाईली कॉइल फॉर्म है। दैट मीन्स अपने अंदर बहुत सारे फोल्डिंग बनाते बनाते वो इतने से एरिया के अंदर, स्टमक के नीचे वाले एरिया के अंदर हमेशा फिट होकर रहता है, और इसी एरिया को जनरली हम बोलते हैं द एब्डोमिनल एरिया। सो एब्डोमिनल एरिया मीन्स द एरिया दैट प्रेजेंट बिलो द हार्ट एंड लंग्स, जिसके अंदर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे वहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि अभी अगर मानिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इतना ही लंबा है या फिर इतने सारा हाईली कॉइल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर लंबा वाला होगा तो हम उसको लार्ज बोलना चाहिए, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्गर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बट इसके जो ट्यूब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे डायमीटर के होता जाता है। जैसे कि लिखा गया है कि इट इज नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ साइज इट इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसके जो ट्यूब्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने उसको नाम क्या रखते हैं, उसको स्मॉलर इंटेस्टाइन के नाम से बता देते हैं। वापस से बोल देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के बाद डायरेक्टली फूड जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इट इज़ ए हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो हमेशा स्टमक के नीचे वाले पार्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ के जितने भी सारे ट्यूबल्स होते हैं वो ट्यूबल्स का बहुत ही छोटा डायमीटर, दैट मीन्स उसका एरिया जो होता है या फिर वो ट्यूबल का जो लेंथ होता है या फिर उसका जो वाइडनेस होगा ये बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। बट अगर आप लेंथ की अगर बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा लेंथ इसका होता है, और अगर बोला जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा लंबा वाला या फिर सबसे ज़्यादा लेंथ होने वाला कोई ऑर्गन कौन सा होता है, मतलब उसको भी हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम देखा जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे कि जब यहाँ पे फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे अभी क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होता जाएगा। सो आप देखिए इधर लिखा गया है कि हियर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, मतलब जो भी फूड हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितना भी वहाँ पर डाइजेशन हुआ होगा, वापस से जो फूड मानो कि स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाया है, तो वही सारे रिमेनिंग ऑफ फूड जो हमारे स्टमक में डाइजेशन नहीं हो पाते हैं, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जनरली टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वापस से बोल देती हूँ, हमेशा एलिमेंट्री कैनल के हमारे जितने भी सारे पार्ट है, वो सभी पार्ट में से अगर पूछा जाएगा कि फूड कहाँ पे 100% कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, दैट मीन्स फूड कहाँ पे कौन से पार्ट में होने से मैक्सिमम सब्सटेंस हमारे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हमेशा बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से या फिर किस वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और वहाँ पे अच्छे से डाइजेशन होगा। सो अभी हम देखेंगे कि सपोज अगर फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो अभी फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहाँ पे वो फूड के केमिकल नेचर में क्या चेंजेस आएंगे, या फिर वो जो फूड के सब्सटेंस में उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसके जैसे कि हम बोल सकते हैं उसके सॉल्युबिलिटी वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। जिससे कि हमने पढ़ा था कि जब फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है, इट इज बेसिकली मिक्सड विथ ए हाईली एसिडिक मीडियम कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि स्टमक के वाल में जब फूड पहुँचता है, वो HCl एसिड के साथ वहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके वजह से वो जो स्टमक में फूड जो आया है वो हाईली एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है। बट अभी जो फूड वहाँ पे स्टमक से निकल कर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएगा, तो वहाँ पे उसको डाइजेशन करने के लिए एक अल्कलाइन मीडियम होता है। अल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ बेसिक मीडियम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हर एक टाइप के केमिकल सॉल्यूशन को हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया होता है, एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है बेसिक मीडियम, और कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन मीडियम। तो स्टमक में जो फूड प्रेजेंट होता है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा। बट अगर फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हमें अच्छे से डाइजेशन कराना है, या फिर अगर फूड का कंप्लीट डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, तो उसको भी वहाँ पे अल्कलाइन फॉर्म में आना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे वो एसिडिक कंटेंट वाला फूड अभी कैसे अल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड में वहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए इधर लिखा गया है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स ए अल्कलाइन मीडियम। तो अभी हम देखेंगे कि जब वो एसिडिक मीडियम वाला फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो वो एसिडिक मीडियम ऑफ फूड कैसे वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में वो फर्दर डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होंगे। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि एक्चुअली वो फूड कैसे वहाँ पे हाईली एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पर भी देखिए, अब डायग्राम में यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली फूड कैसे यहाँ पे ट्रांसफर होके आता है और कहाँ पे कैसे या फिर कौन से केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, जिसके वजह से वो जो एसिडिक फूड था वो वहाँ पे अभी अल्कलाइन फूड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। जो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा वो फूड को पहले एसिडिक मीडियम में जो स्टोमक में प्रेजेंट था उसको अभी क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे अभी कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो अभी हम देखेंगे, सपोज मान ली ये हमारा स्टमक वाला एरिया है जहाँ से एक हाईली एसिडिक मीडियम फूड यहाँ पे रिलीज हुआ। अभी हम देखेंगे जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, तो वहाँ पे अभी किस तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे या फिर कौन से सब्सटेंस रिलीज होंगे, जिसके वजह से वो अभी अल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड में कन्वर्ट होगा। सो अब देखिए अभी कि अभी क्वेश्चन आता है कि अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने के लिए क्या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है, या फिर उसके अलावा बाकी ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमेशा कांटेक्ट में होते हैं, जो कुछ डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, एंजाइम या फिर सम काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिसके वजह से वो जो एसिडिक मीडियम ऑफ फूड था वो वहाँ पे भी अल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। सो अभी हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आएगा, बट उससे पहले बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में दो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या फिर दो हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो वो फूड को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में फूड कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दो मेन ऑर्गन है जो एक्चुअली वो फूड के कन्वर्शन, मतलब उसकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक था एसिडिक मीडियम, उससे अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे उसको वो हेल्प करते हैं। तो अभी हम देखेंगे
कि एक्चुअली अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से दो सौ पार्ट जो हेल्प करते हैं, सो मेन दो पार्ट का हम नाम देखेंगे। एक होता है हमारा लीवर, जो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द स्टमक, जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का, या फिर बोल सकते हैं हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो एक्चुअली हमेशा अपने सिक्रेशन की वजह से दैट प्ले वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन, तो उसको बोला जाता है लीवर। और लीवर के साथ साथ देखेंगे कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन, तो वो ऑर्गन का नाम होता है हमारा पैनक्रियास। वापस से बोल देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब एंटर करता है उसको एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है फॉर द डाइजेशन, बट फूड जब यहाँ पे आएगा तब वो ऑलरेडी हाईली एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है। तो फॉर द कन्वर्शन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड, उसको हमेशा उसको डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू वहाँ पे मिक्स होना पड़ता है या फिर डिजोल्व होना पड़ेगा, जिसके वजह से वो एसिडिक मीडियम फूड यहाँ पे अभी अल्कलाइन मीडियम फूड में कन्वर्ट होगा। और उसी कन्वर्शन के लिए दो ऑर्गन हेल्प करते हैं, जैसे कि एक ऑर्गन है आपका लीवर और एक ऑर्गन होता है हमारा पैनक्रियास। सो अभी हम देखेंगे लीवर क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वहाँ पे कौन से टाइप के केमिकल्स रिलीज होंगे जिसके वजह से वो एसिडिक मीडियम फूड को अल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट सिक्रेटेड बाइल जूस। वापस से बोल देती हूँ कि जो लीवर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा वाला ऑर्गन होता है, जो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में आपने सुना होगा कि जिससे कि हमें पता है कॉमन डिजीज होता है जॉन्डिस, और वो जॉन्डिस का मेन रीजन होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। और वो बाइल जूस जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर येलो हो जाते हैं एंड हम जॉन्डिस डिजीज सफ़र करते हैं, तो वो जो डिजीज कॉजिंग के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए भी ये बाइल जूस इसेंशियल होता है, जो कौन से ऑर्गन से निकलेगा, मतलब लीवर से निकलता है। अब ये क्वेश्चन आता है, अगर लीवर इसी वजह से भी या फिर कौन से प्रोसेस से अगर बाइल जूस अगर प्रोडक्शन करेगा, क्या वो बाइल जूस डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है या फिर वो कुछ टाइम कहीं पे स्टोर होकर रहता है अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। तो हम ऐसे मानेंगे कि लीवर जब बाइल जूस सिक्रेशन करेगा, कभी भी वो फूड को डायरेक्टली या फिर वो जूस को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी हमेशा रेडी नहीं होता है टू ऑब्जर्व दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइल जूस। अगर यही बाइल जूस अगर हमारे बॉडी में रिलीज होता है इन अनकंट्रोल मैनर, तभी हमें जॉन्डिस या फिर इस तरह का कुछ भी इन्फेक्शन होता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे अभी कि बाइल जूस जब लीवर से सिक्रेट होगा, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली पोर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमेशा हमारे बॉडी के कुछ पार्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए वहाँ पर स्टोर होकर रहेगा। और जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है लीवर के पास, जहाँ पे बाइल जूस जो होता है वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर होकर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, गैल ब्लैडर। सो अभी देखिए लिखा गया है कि नॉर्मली लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो वहाँ पे बाइल जूस सिक्रेट करेगा। और वो बाइल जूस क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे बॉडी का अगर लीवर का पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर की तरह एक स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल ब्लैडर। और वही गैल ब्लैडर में वो बाइल जूस कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए यहाँ पे स्टोर होकर रहता है, जो हमारा बॉडी जो वो बाइल जूस को रिक्वायर करता है फॉर डाइजेशन प्रोसेस, तो यही गैल ब्लैडर से क्या होगा, वो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ट्रांसफर होकर आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि सपोज कि अगर गैल ब्लैडर में क्या काम करता है और ये कब रिलीज करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि whenever food enters the small intestine, the gallbladder releases bile juice into the through the duct। मतलब कि हमेशा जब लीवर अपना बाइल जूस सिक्रेट करता रहेगा तो डायरेक्टली कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा नहीं, हमेशा कुछ टाइम के लिए वो गैल ब्लैडर में उसको स्टोर करके रखेगा। और जब भी फूड स्टमक में डाइजेशन होने के बाद मूव करेगा टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन,
उस टाइम के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है फॉर द बाइल जूस, ताकि वो फर्दर डाइजेशन करने में वहाँ पे हेल्प करेगा। तो उस टाइम में गाल ब्लैडर अपना सिक्रेशन रिलीज करता है, मतलब उस टाइम पे जो बाइल जूस होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फूड के साथ यहाँ पे डिजोल्व होता रहेगा। अभी हम देखेंगे जैसे कि हमने पढ़ा कि लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है, और वही बाइल जूस गाल ब्लैडर में टेम्पररी पीरियड के लिए वहाँ पे स्टोर होगा। जब हमारा बॉडी उसको रिक्वायर करेगा तब वो गाल ब्लैडर का सिक्रेशन हमारे बॉडी में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो सकता है। अभी हम देखेंगे जो दूसरा ऑर्गन हमने पढ़ा है, जो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है फॉर डाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे पैंक्री, जो एक और एक ऑर्गन है जो वहाँ पे हेल्प करेगा। अब उसका क्या फंक्शन होता है, वापस से हमने बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉपरली डाइजेशन करने के लिए इट रिक्वायर द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गन। एक होता है लीवर, जहाँ से बाइल जूस प्रोड्यूस होगा, और वही बाइल जूस हमारे बॉडी में गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो बॉडी में फर्दर यूज होने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे कि जब पैंक्रीज होता है, वो जो और एक ऑर्गन है जो वो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा। अब उसके क्या क्या रोल होते हैं हमारे प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। सो अभी देखिए, अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस का रोल क्या है, या फिर बाइल जूस सिक्रेट हो गया, उसका क्या क्या रोल होता है। सो पहले हम पढ़ेंगे कि बाइल जूस सिक्रेट हो गया जो गाल ब्लैडर में अभी स्टोर होके है। व्हाट हैपेंस व्हेन द गाल ब्लैडर रिलीजेस दिस बाइल जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले हम बाइल का फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन द बाइल जूस जनरली मिक्सेस विद द फूड, तो वो क्या बना देता है, उसको एक अल्कालाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम तब से पढ़ रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेशन अगर होना है, इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड ए अल्कालाइन मीडियम। और जब भी गाल ब्लैडर अपना सिक्रेशन में फूड को ट्रांसफर कर देगा, तो वो फूड वहाँ पे क्या होता है, अल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा। और जो अल्कालाइन मीडियम ऑफ फूड कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन केमिकल जो एक्चुअली वहाँ पे इसेंशियल होता है, वो कौन सा होता है, आपका बाइल जूस। अभी हम देखेंगे सिर्फ बाइल जूस क्या सिर्फ फूड को बस अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, या फिर उसका कुछ और रोल होता है डाइजेशन में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नॉट ओनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम फूड, बट ऑल्सो it breaks the larger fat globules into the smaller one, and this increase the action of enzymes, and this is called the emulsification of fat। अभी ये टर्म आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो बाइल जूस जो होता है, सपोज मानिए हमने जो फूड खाते हैं उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को प्रॉब्लम फेस होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, बिकॉज बाकी दोनों फॉर्म हमारे बॉडी में इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। बट जो फैट मॉलिक्यूल होता है इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड में प्रेजेंट था वहाँ से वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट होगा। और उसी में जो हमारा फैट मॉलिक्यूल था जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको वो सिंपल फॉर्म में फूड में कन्वर्ट करने के लिए जनरली मेन जूस कौन सा हेल्प करेगा, तो हम बोलेंगे बाइल जूस। और जो प्रोसेस होता है जिसके वजह से यहाँ पे अभी जो बड़े बड़े फूड फैट के मॉलिक्यूल्स अगर आए हैं, जब वो बाइल जूस के साथ मिल जाएंगे, तो बाइल जूस के साथ मिलके वो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे उसके ग्लोब्यूल, दैट मीन्स उसके स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम बोलेंगे फैट ग्लोब्यूल। वापस से बोल देती हूँ कि स्टमक जब बड़े बड़े लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, तो कभी भी वो इतने सिंपल फॉर्म में होते नहीं है कि हमारा बॉडी वो फैट को यूज कर सकता है। तो इसकी वजह से जब वो फैट मॉलिक्यूल बाइल जूस के साथ मिक्स होते हैं, तो बाइल जूस क्या करेगा, वो जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैट ग्लोब्यूल। एंड द प्रोसेस बाय विच दिस लार्ज फॉर्म ऑफ फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पीसेस में जिसे कन्वर्ट करेगा, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन फैट मीन्स वापस से बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो हमारा बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको अगर वो स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे हो सकता है? बाय द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे बाइल जूस का तो हमने फंक्शन पढ़ लिया कि वो फैट को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा। अभी हम देखेंगे जो और एक ऑर्गन होता है जो होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है हमारे डाइजेशन में? तो अभी हम पैनक्रियाज के जूसेस के बारे में पढ़ने से पहले बस एक चीज पढ़ लेते हैं कि जो बाइल जूस अपना सिक्रेशन यहाँ पे छोड़ता है, तो यहाँ पे जैसे कि बाइल जूस अपना सिक्रेशन यहाँ पे छोड़ेगा और उसके साथ साथ जो यहाँ पे पैनक्रियाज ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है, वो पैनक्रियाज भी अपना सिक्रेशन छोड़ेगा। मतलब यहाँ से लीवर से बाइल जूस आ रहा है, यहाँ से ये डॉग के थ्रू पैनक्रियाज भी आएगा और दोनों ये जो डॉग के जो ऑर्गन्स के सिक्रेशन होते हैं, मतलब यहाँ से बाइल जूस और यहाँ पे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ गया, दोनों क्या करते हैं एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे मूव करते हैं। वापस से बोलती हूँ कि लीवर जब अपना सिक्रेशन छोड़ता है बाइल जूस, वो ये ट्यूब के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा और ये जो पैनक्रियाज होता है, ये पैनक्रियाज भी क्या करता है और एक डॉग के थ्रू वो अपना सिक्रेशन छोड़ेगा। बट बोथ द डॉग्स कंबाइंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और वो दोनों मिलके अपना सिक्रेशन मतलब लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिलके क्या होते हैं एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं एंड द डॉग और द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वो दोनों के कंबाइंड जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे कॉमन डॉग। और या फिर बोल सकते हैं कॉमन बाइल डॉग भी बोलते हैं, जिसका आपको पता है कॉमन का मतलब है जो हर चीज के अंदर सिमिलर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द डॉग लाइक स्ट्रक्चर और द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट द सिक्रेशन ऑफ लिवर and pancreas into the small intestine through a single tube like structure, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉमन डॉग। और वो कॉमन डॉग के थ्रू क्या होता है कि लीवर का सिक्रेशन और पैंक्रियाज का सिक्रेशन दोनों वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी आ जाते हैं। अब भी हम आगे देखेंगे कि कैसे वो फर्दर वो ट्रांसफर होने के बाद वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा। बट हमने पढ़ा कि लीवर का जो बाइल जूस होता है वो फैट डाइजेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। बट वे पैनक्रियाज में से कौन से केमिकल्स होते हैं या फिर किस तरह के एंजाइम्स या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स रिलीज होंगे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैनक्रियाज होता है वो जनरली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स या फिर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को रिलीज करता है। अभी वो है क्या क्या फंक्शन करते हैं अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द पैनक्रियाटिक जूस हैज 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब पैनक्रियाटिक ग्लैंड एक ग्लैंड है बट वहाँ पे जो सिक्रेशंस होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम सिक्रेशन करेगा। जो पहले पढ़ लेते हैं, तो पहला वाला यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन। पहले उनके नाम पढ़ेंगे फिर उसके फंक्शन। तो यहाँ पे 3 एंजाइम में से पहला वाला एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन। सेकेंड वाला एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे लाइपेज। और जो थर्ड एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है बट वहाँ से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशंस होते हैं जिसके वजह से वहाँ पे वो हेल्प करता है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। और वो तीनों एंजाइम का नाम हम क्या पढ़े अभी, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, सेकेंड होता है आपका लाइपेज और थर्ड होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो अभी हम देखेंगे ये जो ट्रिप्सिन हो, लाइपेज हो या फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, वो कैसे हेल्प करता है हमारे जो फूड कंपोनेंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक एक का फंक्शन पढ़ते हैं। तो पहला वाला जो एंजाइम हमने पढ़ा जो ट्रिप्सिन होता है उसका क्या काम होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे न्यूट्रिशन में या फिर फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है। तो उसमें से जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन क्या करेगा कि हमारे जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, माने कि स्टमक में वो जितने भी प्रोटीन्स थे वो वहाँ पर अच्छे से डाइजेशन नहीं हुए, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा वो जो बड़े बड़े लार्जर शेप के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो वापस से बोलती हूँ ये तीनों एंजाइम्स का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, जिसमें से जो पहला वाला एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, वो क्या करेगा जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड जो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड हम देखेंगे कि जो और एक एंजाइम है जिसको हम पढ़ेंगे लाइपेज, तो
उसका क्या रोल होता है। तो जो लाइपेज है ये जनरली हमारे जो फूड में जो फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, यहाँ पे फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये सारे कुछ नहीं है, बस वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल के सिंपल फॉर्म होते हैं, जिससे कि लाइपेज की ट्रिप्सिन के वजह से यहाँ पे प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। वैसे ही लाइपेज जो एंजाइम होता है जो पैंक्रियास से रिलीज होगा, उसके वजह से क्या होगा कि हमारे जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम वो किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड, जो सबसे उसका सिंपल फॉर्म होता है। तो फैट से फैटी एसिड कन्वर्ट करने के लिए जनरली लाइपेज एंजाइम यहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड हमने पढ़ा कि लाइपेज जो हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। अभी हम देखेंगे कौन सा थर्ड एंजाइम ऐसा होता है और वो कैसे हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा, उसका नाम हम क्या लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो आफ्टर ट्रिप्सिन एंड लाइपेज थर्ड वाला होता है हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज हमारे न्यूट्रिशन में 3 मेन कंपोनेंट जो एक्चुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे, तो वो सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है, लाइपेज जो होता है वो फैट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, और जो थर्ड एंजाइम होता है जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो क्या करेगा, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे एग्जाम्पल शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एनी काइंड ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, उसको क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, सिंपल हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। बिकॉज मैक्सिमम हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स शुगर, या फिर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बोलेंगे कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट आर जनरली आर द कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म में होता है, जो हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर सकता। बट जब वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज के कांटेक्ट में आएगा, वही कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होते हैं, ग्लूकोज, जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, जो हमारा बॉडी उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है। तो ये जो पैनक्रियास के जो तीनों डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होगा या प्रोटीन होगा, उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। और इसके वजह से, मतलब पैनक्रियास के सिक्रेशन की वजह से या फिर लीवर से जो बाइल जूस है उसके सिक्रेशन की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं इट इज द ऑर्गन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। बिकॉज फैट, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, वो सभी के सबसे सिंपल वाले फॉर्म में बिकॉज ऑफ सिक्रेशंस ऑफ ऑल दिस एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड वहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम देखेंगे आगे, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि लीवर का सिक्रेशन हो गया, जिसकी वजह से फैट वहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अभी पैनक्रियास की भी सिक्रेशन हो गया, जिसके ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज की वजह से वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल वहाँ पे डिसोसिएट हो गए। अभी हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, मतलब डाइजेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, अभी फूड का क्या होगा, बिकॉज हमने न्यूट्रिशन का मतलब भी पढ़ा है कि फूड पहले हमारे बॉडी में जाएगा और वही बॉडी में जाने के बाद जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, इट बेसिकली गेट ऑब्जर्व इनटू द बॉडी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जब वो फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब में आता है, तो वहाँ पे फूड सिंप्लीफाइड हो गया, देन उसमें क्या क्या चेंजेस अगर होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो था वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट जो था वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट प्रोटीन जो था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो अभी हमने पढ़ा लीवर, जिसको फैट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। बाकी जो पैनक्रियास के जो जूसेस होते हैं या फिर एंजाइम्स होंगे, वो बाकी के सारे कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट,
फैट और प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से यहाँ पे डाइजेशन हो जाते हैं। इसीलिए हम उसको क्या पढ़ेंगे कि thus the food is completely digested in the small intestine, मतलब फूड के पूरे डाइजेशन होने के चांसेस हमेशा कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए नहीं कि वो हाईली कॉल स्ट्रक्चर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स उसको हेल्प करते हैं, मतलब लीवर का अपना जूस, पैनक्रियास के अपने एंजाइम, ये दोनों मिक्स होकर वो फूड को इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम फूड का डाइजेशन का चांसेस कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन। अभी हम देखेंगे आगे कि तो अभी हम देखेंगे कि सपोज मानिए कि फूड अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना मैक्सिमम डाइजेशन होना था वो हो गया, अभी वहाँ पे फूड में वहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर वहाँ पे होता रहता है। सो अभी हम देखेंगे कि द नाउ द डाइजेस्टेड फूड पासेस डाउन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि यहाँ पे जो हाईली कॉल्ड ये स्ट्रक्चर है, तो थ्रू ए हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर पे आने से पहले ही ऑलरेडी लीवर का सिक्रेशन हो गया है या फिर पैनक्रियास का सिक्रेशन हो। तो जैसे कि हमने देखा कि जो फूड लीवर के वहाँ पे जूसेस के साथ और पैनक्रियास के जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो फूड क्या होता है और भी सिंपल फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होगा। अभी हम देखेंगे कि वो जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पे मूव करता है, तो वहाँ पे अभी किस तरह के वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो ये येलो कलर की यहाँ पे डॉटेड्स प्रेजेंट है, वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो मानिए हमारे फूड के सिंपल फॉर्म में, और जब वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अभी मूव करता जाएगा तो वहाँ पर भी क्या क्या चेंजेस होंगे। तो आप देखेंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जैसे कि फ्रैगमेंट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं देर आर सम हेयर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ट्यूब है ये पूरा का पूरा ट्यूब बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पूरा भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली। और इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या बोलते हैं, विली, जो क्या करेंगे, जो फूड यहाँ पे इसके अंदर से यहाँ पे अंडर प्रेशर यहाँ पे मूव करता रहेगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो विली के साथ जैसे कि वहाँ पे स्लाइड होते जाएंगे, और बिकॉज ऑफ दैट वो धीरे धीरे क्या होंगे, जितने भी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड होते हैं वो डायरेक्टली ये जो विली के वाल में बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो ये बस बोल सकते हैं कि व्हाट इज विली एंड व्हाट इज इट फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि विली आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस फाइंडिंग इन द इनर मोस्ट वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो वो फूड को वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करेंगे। बट विली इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, उसके साथ साथ हम बोलेंगे कि विली ऑल्सो प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया, दैट मीन्स वो फूड के ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया पर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एसोसिएटेड में बहुत सारे ब्लड वेसल जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, थ्रू द विली लाइक स्ट्रक्चर वो डायरेक्टली वो ब्लड वेसल में ऑब्जर्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को बहुत इजीली वो फूड जो ऑब्जर्वेबल फूड बन गया है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे वहाँ पे डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और वो वहाँ पे कैसे डाइजेशन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते लिखा गया है कि द विली आर रीचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, मतलब यहाँ पे जो विली एक अगर एक छोटा सा लेंगे, जैसे कि ये डायग्राम है आपके विली का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में प्रेजेंट है, और ये जो येलो सारे ड्रॉपलेट्स है, ये येलो वाले ड्रॉपलेट्स मानिए हमारा क्या है, फूड होता है। तो ये विली के ऊपर ये सारे फूड लाइक स्ट्रक्चर स्लाइडिंग करते करते लाइक अ वेव लाइक पैटर्न वहाँ पे मूव करते रहते हैं। तो विली के अंदर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल उसके साथ अटैच में प्रेजेंट होते हैं, और वही ब्लड वेसल जब ये फूड के कांटेक्ट में आएंगे, अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट अगर हो चुके हैं, दे डायरेक्टली गेट ऑब्जर्व इनटू द ब्लड वेसल। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, मतलब सारे के सारे विली में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। बिकॉज हमें पता है न्यूट्रिशन का काम ही है कि फूड
फूड को कैसे हमारे डिफरेंट सेल के पास वहाँ पे पहुँच जाएगा, और पहुँचेगा किस तरह से, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर भी फूड जब यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो डायरेक्टली वो ब्लड वेसल के अंदर वहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, जिसके वजह से अब ये ब्लड वेसल जो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होके होते हैं, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्लड वेसल हमारे पूरे बॉडी पार्ट में इजीली वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और इसी प्रोसेस को अगर आप मानेंगे तो उसको लिखा होता है हमेशा एसिमिलेशन ऑफ फूड। मतलब ये जो डाइजेशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि द अब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ फूड गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट योर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, और उसको स्पेसिफिकली हमेशा कौन टर्म दिया जाता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके अंदर जो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वही ब्लड वेसल वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करने के लिए हेल्प करेंगे। जो प्रोसेस का हम अलग से क्या पढ़ेंगे, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। अभी हम आगे देखेंगे अभी हम आगे देखेंगे कि जब वहाँ पे मानिए कि फूड अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, या फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब के थ्रू मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड वेसल में ऑब्जर्व हो गए। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेशन हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फूड ऑब्जर्व हो गया, तो उसके बाद रिमेनिंग ऑफ फूड जो अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हो के हैं, वो सारा फूड क्या होता है, नेक्स्ट कौन से पार्ट में अगर आएगा, तो हम बोल सकते हैं इट कम्स इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि द अनऑब्जर्व फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में के जो फूड में जो डाइजेशन हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, तो ऑब्जर्वेशन होने के बाद जो रिमेनिंग ऑफ फूड वहाँ पे रह जाते हैं, वो सारे रिमेनिंग ऑफ फूड जो बॉडी में फॉर द यूज नहीं हुए हैं या फिर ऑब्जर्व नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो हमारे ऊपर देख सकते हैं बड़ा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के जैसे पार्ट प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में अभी ट्रांसफर होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो फूड आ जाता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, या फिर वो किस तरीके से फर्दर डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि फूड अगर यहाँ पे मानिए अभी लार्ज इंटेस्टाइन में अभी आ गया है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसे कौन से पार्ट है, या फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर उसको न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। तो देखिए लिखा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन डजंट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं कि माउथ में डाइजेशन होता है, देन वो पास होके स्टमक में आएगा, उसमें भी डाइजेशन हो जाएगा, स्टमक से पास होकर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वहाँ पे भी डाइजेशन हो जाता है। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद वो फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ट्रांसफर होके आता है, यहाँ पे और कुछ भी डाइजेशन यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए लिखा गया है कि दिस इज द ओनली ऑर्गन दैट डजंट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। मतलब यहाँ पे फूड और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, बस अभी फूड जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होके यहाँ पे आया है, अभी फूड क्या होगा, जिससे कि बॉडी में ऑब्जर्व हो सकती है या फिर बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए वो हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके वाल के अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे, जिसको हम विली बता सकते थे। वैसे ही हम देखेंगे कि इट ऑल्सो हैज सम विली दैट ऑब्जर्व वाटर एंड सॉल्ट। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जब वो फूड ट्रांसफर करेगा, सो ड्यूरिंग द मूवमेंट यहाँ पे भी बहुत सारे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो विली होता है, जो क्या करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रिमेनिंग ऑफ फूड अभी लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होके आएंगे, वो सब फूड क्या होगा, ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू मूवमेंट करते वक्त ये जो विली होते हैं, वो विली क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, या फिर बोल सकते हैं इसेंशियल प्रोटीन दैट आवर बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, वो सारे के सारे इसेंशियल सब्सटेंस क्या होंगे, ये सारे विली के अंदर वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि माने कि फूड वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब के थ्रू मूवमेंट कर रहा था, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट इसेंशियल सब्सटेंस तो ऑब्जर्व हो गए, तो
एट द एंड बचा क्या कि बहुत सारे फूड बच के जो क्या होंगे हमारे बॉडी में और यूज नहीं हो सकते, या फिर जो फूड हमारे बॉडी में ना वो डाइजेशन हो सकते हैं, ना वो ऑब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, ना फिर हमारा बॉडी उसको स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द वेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो अभी हम देखेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द फूड जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में आ जाता है, जो बॉडी में यूज नहीं हो सकता, ऑब्जर्व नहीं हो सकता, अभी वो क्या होगा, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकल जाता है, जिसका कौन सा ऑर्गन की हेल्प से निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनस। तो लिखा है कि द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव आउट थ्रू द एनस, जिसको हम बोलेंगे कि फेसेस। मतलब हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में रिमेनिंग ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, इट बेसिकली गेट रीड बाय द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन विच इज कॉल्ड एनस। एंड एनस में जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस। और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, या फिर बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल को निकलने के लिए हेल्प करेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनस के पास एक पार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनस के पास में और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली वो जो फूड मूवमेंट को, मतलब जो वेस्ट मटेरियल रिमूवल मूवमेंट को हेल्प करेगा, वो पार्ट को हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर कॉल द एनल स्फिंक्टर। मतलब एनस से सॉलिड फूड मटेरियल निकलने के लिए और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो वो सॉलिड मटेरियल को निकालने के लिए हेल्प करेगा, जिसको हम बोलेंगे एनल स्फिंक्टर, जिसको कि डिफाइन किया गया है कि द एग्जिस्ट ऑफ रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। और वो एनल स्फिंक्टर के थ्रू ही हमारा बॉडी डिफरेंट सॉलिड मटेरियल निकलता है, और वो सॉलिड वेस्ट का, जैसे कि हमने पढ़ा, नाम क्या होता है, that is generally called the feces, and the process by which our body get rid of all solid material is generally method called the digestion। मतलब हम बोलेंगे कि फूड आता है हमारे बॉडी में थ्रू द माउथ के थ्रू, जहाँ पे फूड हमारे बॉडी में जाएगा, देन वो डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बट एट द एंड जब वो फूड फाइनली एनस तक पहुंच जाता है एंड बेसिकली गेट रीड ऑफ इट, वो मेथड को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, digestion।